आप सभी को नमस्ते। इस वीडियो में हम 2018 जून सेट ए के पार्ट बी CSR लाइफ साइंस के चार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 10-12 क्वेश्चन ऑलरेडी पार्ट बी का डिस्कस कर चुके हैं और सेट ए के पार्ट ए तो हमने टोटली ऑलरेडी डिस्कस कर, तो एक तरह से हम लगातार आ रहे हैं। पहले एक क्वेश्चन से लेके आज मैं 33वां क्वेश्चन पे पहुंच गया हूं। तो पहला क्वेश्चन जो है 33 नंबर इस वीडियो में वो ये है कि ये बोल रहा है कि एक इंट्रासेलुलर पैथोजन है, वो डिजीज कॉज करता है और वो कैसा है कि वो पैथोजन वो आपके एसोसिएटेड है होस्ट के एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से। तो बोल रहा है नीचे के दिए गए अप्रोच में से कौन सा थेरेपेटिक अप्रोच कारगर होगा इंट्रासेलुलर पैथोजन को ट्रीट करने के या किल करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है ट्रीटमेंट विथ TGF बीटा, दूसरा है कि ट्रीटमेंट विथ मैक्रोफाज एक्टिवेटिंग एजेंट, तीसरा है डिप्लीशन ऑफ इंटरफेरॉन गामा फ्रॉम द सिस्टम, चौथा है ट्रीटमेंट विथ इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 10। ये जो आपका 3 है, 1, 3 और चौथा ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन आपका क्या है कि साइटोकाइन है, इससे रिलेटेड है तो दूसरा भी साइटोकाइन से रिलेटेड। पर अब ये हो कि साइटोकाइन का नेचर होता है डिफरेंट, जैसे कि ये आप नीचे इसमें देख सकते हैं कि प्रो इन्फ्लेमेटरी नेचर होता है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर, एक होता है मल्टी फंक्शनल। तो साइटोकाइन ये जो आपका 1 और 4 में है, ये आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर है, जो कि होस्ट के एंटी इन्फ्लेमेटरी कारण ही तो ये इंट्रासेलुलर पैथोजन है। क्योंकि इंट्रासेलुलर पैथोजन वो पैथोजन होता है जिसमें डिफेंस सिस्टम होता है, एस्केप करने की तरीके होते हैं, नए नए इन्वेंशन होते हैं। आपके कितने बड़े भी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम है उसका एंटी मतलब उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम है, उसको ये एस्केप कर जाता है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी वाले ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, हमें तो प्रो इन्फ्लेमेटरी वाला ही ऑप्शन राइट होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो आपके नहीं होंगे, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 10। ठीक है, और TGF बीटा ये पहला और चौथा ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर है कि तीसरा ऑप्शन देखिए इंटरफेरॉन गामा, ये IFN गामा जो है ये आपका प्रो इन्फ्लेमेटरी थी। ये तो यदि रहता ना ट्रीटमेंट यदि हम करते तो ये ठीक हो जाता, ये थेरेपेटिक अप्रोच हम ले सकते थे, पर इसका डिप्लीशन हम बता रहे हैं तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है और ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया मैक्रोफाज एक्टिवेटिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे ये करता है। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इंट्रासेलुलर पैथोजन। तो ये देखिए इंट्रासेलुलर का मतलब ये होता है कि सेल के अंदर, इंट्रा सेल के अंदर है। ठीक है, यदि यहाँ पे विद इन होस्ट या कुछ और रहता तो ये फिर ये ऑप्शन विद इन होस्ट में ये आ जाता, बिटवीन होस्ट में ये आता। यदि एक्स्ट्रा सेलुलर रहता लिखा हुआ तो सेल के बाहर की चीज़ें होती, चाहे इंटरस्टेशियल स्पेस, ब्लड लिम्फ की बात होता है, ये एपिथेलियल सरफेस में, ये एक्स्ट्रा सेलुलर में आ गया। इंट्रासेलुलर है तो चाहे तो साइटोप्लाज्मिक के अंदर या वेसिकल के अंदर है, वेसिकुलर। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑर्गेनिज्म जो ये कॉज करता है इंट्रासेलुलर, उसमें वायरस आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, प्रोटोजोआ हो जाता है। ठीक है ना, और इसको ट्रीटमेंट जो है वो प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी क्या क्या है, एक नेचुरल किलर सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल, और वेसिकुलर वाले में टी सेल, नेचुरल किलर सेल, डिपेंडेंट मैक्रोफाज एक्टिवेशन। ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन यही था कि भाई ऐसा एजेंट दें जो मैक्रोफाज को एक्टिव कर दे, तो वो आपका राइट आंसर है। एक वैसे ये पेपर से लिया हूँ और इसमें आपको देखिए क्या है कि एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है, वो क्या होता है कि हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ इम्यून सेल है दैट मीडिएट द सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोसेसिंग certain lymphocyte such as T cell।
रिस्पॉन्सिबल प्रोसेसिंग और प्रेजेंटिंग, ठीक है। और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है ये आपके डेंड्राइटिक सेल है, हो सकते हैं, मैक्रोफाज हो सकते हैं, लैंगरहैंस हो सकते हैं, बी सेल हो सकते हैं। और ये क्या करता है, यदि कोई एंटीजन या कोई पैथोजन, इंट्रासेलुलर पैथोजन है, उसको पकड़ लेता है और ये जोर जोर से सिग्नलिंग देता है, सिग्नल ऐसे ऐसे रिसेप्टर निकाल लेता है और सबको बताता है कि मेरे पास है पैथोजन। और फिर टी सेल को ये एक्टिव कर देता है। टी सेल को एक्टिव करने के बाद टी सेल, क्योंकि ये कैसे एक्टिव करता है टी सेल को, ये डिफरेंट साइटोकाइन रिलीज करता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन इसी को कहते हैं, जो कि टी सेल को एक्टिव कर दे। चाहे इंटरल्यूकिन 2 हो, जो कि ये सेल्फ खुद का टी सेल खुद को ही एक्टिव करता है, उसको हम ऑटोक्राइन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सोक्राइन, तो ये ऑटोक्राइन हो गया इन नेचर ये वाला, और ये अपने आप को एक्टिवेट कर दिया। कोई ये होता है कि टी सेल ये इंटरफेरॉन गामा रिलीज करता है, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को एक्टिवेट करता है या किल करता है पैथोजन को। और फिर ये इस टाइप से पैथोजन का जो इंट्रासेलुलर पैथोजन का उसको किल कर देती है। ये अप्रोच अपनाया गया है कि ये बता रहा है कि ये आपको इस अप्रोच को कि को स्टिमुलेटरी अप्रोच या मॉलिक्यूल्स जो है ये कारगर होता है, इस ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जो है कारगर होता है इंट्रासेलुलर पैथोजन को ट्रीटमेंट में। और वही दूसरी तरफ क्या होता है कि आजकल के एडवांस जो HIV या ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल सेल है और HIV वायरस सेल है, इसमें आपको इतना एडवांस बना लेता है, कितना बड़ा भी 30 मार खा जाए आपका डिफेंस सिस्टम, उसको ही ये ट्रिगर कर देता है और उसको ही डिग्रेड करा देता है, उसको एपोप्टोसिस करवा देता है। इसमें ऐसा अपने आप को बचाने का तरीका ढूंढ निकला है, ठीक है। तो आपका जो पहला इसका जो है दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, बाकी सब जो है आपका गलत है। ये पहला जो इसमें ऑप्शन दिया गया था ना, जो TGF बीटा, इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है, इसमें इसका काम होता है ना कि सेल डिफरेंशिएशन, सेल ग्रोथ करना, एपोप्टोसिस करवाना। लेकिन इसमें जब कोई गड़बड़ी आ जाए ना तो फिर ट्यूमर, फाइब्रोब्लास्ट इंक्रीज कर जाता है, ट्यूमर कॉज कर देता है या फाइब्रोसिस करा देता है, इंजरी करवाता है। सेल जब एक ही जगह जमा होने लगता है, हेप्टिक फाइब्रोसिस यदि लीवर में है, रीनल फाइब्रोसिस यदि किडनी में है, कार्डिक फाइब्रोसिस यदि हार्ट में है। और ये कुछ इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया हैं जो कि पैथोजन, इंट्रासेलुलर पैथोजन, और ये डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं। और उसके होस्ट सेल और लोकल इनसाइड कहाँ पे ये रहते हैं। और ये 34वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे कि ये पूछ रहा है कि सर्वाइकल कैंसर जो कॉज करता है पेप्लोमा वायरस, वो 2 ऑन्कोप्रोटीन सेक्रेट कर रहा है, E6 E7, और वो बता रहा है कि रिस्पॉन्सिबल है, इंटरफेयरिंग करता है सेल साइकिल रेगुलेशन को। नीचे आपको सेल साइकिल का रेगुलेशन का डिफरेंट कंपोनेंट दे रहा है, बोले किसको ये किसके साथ इंटरफेयर करके सेल रेगुलेशन को डिस्टर्ब करता है जिससे कि कैंसर का ग्रोथ हो। तो E6 एक बार हम डिटेल से देख लेते हैं कि सबसे पहले P53 के बारे में समझते हैं कि P53 ट्यूमर सप्रेसर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। और ये जैसे ही कोई ऑन्कोजेनिक सिग्नल या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या डैमेज या हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी रहता है तो ये एक्टिव हो जाता है और ये आपको स्टॉप कर देता है सेल साइकिल को। सेल साइकिल अरेस्ट हो जाती है, फिर वो प्रोग्राम सेल डेथ हो जाता है, ऑटोफैगी में चला जाता है, DNA रिपेयर, सेंस ये सब करा देता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो है ना E6 जो कि ह्यूमन पैप्लोमा वायरस सिक्रीट करता है, ये P53 का कोटिंग कर देता है कि E6FP से, ये यूबिक्विटिनाइजेशन को प्रोसेस, ये प्रोटियोजोम जो है इसका डिग्रेडेशन कर देता है। क्योंकि ये टैगिंग इसको P53 को ऐसे जैसे कि नहीं देश में बता दे किसी आदमी को कि ये टेररिस्ट है और उसको देखते ही गोली मार दो, ये देशद्रोही है, इसको देखते ही गोली मार दो, ऐसे ये कर देता है। तो ये बहुत डेंजरस है E6।
और जो हमारे लिए ट्यूमर सप्रेसर का, हमारे बॉडी में सेल को सप्रेस करने का एंटी ट्यूमर जो काम कर रहा था, एक तरह से जो हमारे कोई आर्मी अच्छा हो और उस आर्मी अच्छा कर रहा है लेकिन ऐसे द्रोह लगा देता है, ये देशद्रोह है और उसको मार दिया जाए, ऐसे काम ये करता है। और ये P53 डिग्रेड कर देता है और इसके डिग्रेडेशन से अनवांटेड सेल ग्रोथ होती है। और ये जो ऑन्कोजेनिक सिग्नल आते रहे फिर भी ये P53 तो है ही नहीं, तो ये डायरेक्ट आपको सेल का ग्रोथ पे ग्रोथ ले रहा है और आपका मैलिग्नेंसी स्टेज पे पहुँच के फिर आपको कैंसर कर देता है। एक E7 भी सीक्रेट करता है ये ह्यूमन पेप्लोमा वायरस। E7 क्या करता है, बाइंड करता है PRB से। PRB क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन है, ये भी एक को रिप्रेस करता है, इनएक्टिव CDK को इनएक्टिव कर देता है। ये जब आपको एक्टिव फॉर्म में रहता है ना तो ये सेल साइकिल नहीं होने देता। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका E7 से बाइंड हो जाता है तो E25 जो है इसका एक्टिवेटर है वो रिमूव हो जाता है और ये PRB E7 से इसको इनएक्टिव कर देता है। ट्रांसक्रिप्शन जो पहले ये जो सेल साइकिल को अरेस्ट कर रहा था, वो अरेस्ट नहीं होकर फिर ये अनवांटेड ग्रोथ में चला जाता है और कैंसर कॉज कर देता है। ये सेल साइकिल है, आप देख सकते हैं सेल साइकिल में G0, G1, S, G2M ये एक सेल साइकिल है। और G1 को जो रेगुलेट करता है CDK4 और 6 और साइक्लिन D। वहीं G से S के लिए साइक्लिन E या CDK2 की ज़रूरत होती है रेगुलेशन में, और साइक्लिन A CDK2 फिर S से G को और M को CDK1 साइक्लिन B रेगुलेट करता है। P21 जो है वो भी आपको लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो P21 इनहिबिट करता है CDK1 को और CDK2 को। इसका कोई रोल नहीं है इसके साथ, क्या कहते हैं आपको PRB के साथ या E7 या E6 के साथ। तो आपका जो ऑप्शन है एक्टिवेटिंग एक्सप्रेशन ऑफ P21, ये इसको कोई रोल नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और ये D1 और K4 में कोई रोल नहीं है इसका। ये बाइंड करता है आपको E6 P53 के साथ और E7 जो है PRB के साथ रिस्पेक्टिवली मॉड्यूलेट करता है। और ये आपका राइट आंसर है, ये उल्टा करके दे दिया तो ये भी गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन आपका ठीक है। अब है 35वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग परमिट्स रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ए स्मॉल वाटर soluble molecule between the cytoplasm of the adjacent cells। तो ये बोला है कि दो सेल है एक दूसरे के बगल में, उसमें से ये जंक्शन में से कौन सा जंक्शन जो है वो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल को रैपिड पास देता है, एक दूसरे में आदान प्रदान करने देता है। तो टाइट जंक्शन जो है ये इसमें आपको कोई भी डिफ्यूजन नहीं होता है, इसमें भी डिफ्यूजन नहीं होता है, ये पकड़ के रखता है, एंकरिंग का काम है, पकड़ के रखता है। ये इसी एंकरिंग में से एडहेरेंट इसी का टाइप है, ठीक है। तो ये दोनों का काम होता है सेल पकड़ के रखना। गैप जंक्शन एक ऐसा है कि इसमें आपका चैनल बना रहता है, पोर रहता है, और दो सेल के पास एक एक पोर रहता है, और जब आपस में मिल जाता है तो एक टनल बन जाता है और वो आपस में आदान प्रदान करता है मॉलिक्यूल का। तो ये आपका राइट आंसर है। ये इसी को हमने डायग्रामेटिक दिखाया है कि गैप जंक्शन में टनल बन गया है और टाइट जंक्शन डेस्मोजेन एडहेरिन में ये सेल को इंटीग्रिटी मेंटेन कर रखता है। और ये डिफरेंट जंक्शन के मैंने ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कौन कौन से हैं, जैसे कॉनेक्सिन आपका गैप जंक्शन में है, वही ओक्लूडीन, क्लोडीन ये आपका टाइट जंक्शन में, कैथेरिन एडजेसेंट जंक्शन में, DSE ये डेस्मोजोम में, इंटेग्रीन हेमी डेस्मोजोम में। और प्लांट में जो एक पाया जाता है ना, जो दो आपस में उसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, डेस्मोजोम होता है इसमें, ठीक है। ये सब आपके डिफरेंट जंक्शन थे।
तो मैंने उसका आंसर तो दे ही दिया कि गैप जंक्शन होगा आंसर, राइट। बाकी समय नहीं होती है मूवमेंट, डिफ्यूजन नहीं होती। और हम 36वां क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। 36वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा नॉट ट्रू है, कौन सा सही नहीं है रिलेटेड टू अल्टरनेटिव पाथवे और कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। एक कम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, उसके एक्टिवेशन के 3 पाथवे होते हैं, क्लासिकल, लेक्टिन और अल्टरनेटिव पाथवे। तो जो अल्टरनेटिव पाथवे है, पहला ऑप्शन ये बता रहा है कि यूज द सेम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एज द क्लासिकल पाथवे। बिल्कुल सही बात है। तीनों ही क्लास जो है उसमें C3 कन्वर्टेज बनते हैं। C3 कन्वर्टेज बनते हैं और वो C3 कन्वर्टेज में फिर C4, 5, 6, 7, 8 मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनता है, 4 बनता है। और जो सेल में, किसी भी सेल में वो जाकर फिट हो जाता है, और जो जिस सेल को लेसिस करना हो और उसका सारा ही मटेरियल बाहर निकाल देता है, आयंस, और सेल का लाइसिस हो जाता है, सेल डेथ कर जाता है। तो इस सब में ही ये बनता है 4। तो ये कॉमन है, तो ये पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा है कि अल्टरनेटिव पाथवे डज नॉट रिक्वायर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। बिल्कुल, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो होता है वो क्लासिकल में ज़रूरत होता है। अल्टरनेटिव में तो कोई भी पैथोजन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो तो ये एक्टिव हो जाता है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा है अल्टरनेटिव पाथवे प्रोड्यूस C3 बाय सेम रूट्स एज द क्लासिकल पाथवे। ये गलत है, क्योंकि C3 कन्वर्टेज जो है क्लासिकल और अल्टरनेटिव का डिफरेंट है, आगे मैं बताऊंगा। चौथा जो है, तो यही आपका आंसर हो गया कि क्योंकि पूछा था कि कौन सा गलत है, तो ये आपका राइट आंसर है। और सर्टेन मैक्रोमोलेक्युलर सर्वे हैव फिजियोलॉजिकल केमिकल प्रॉपर्टी दैट मे रिजल्ट इन एक्टिवेशन अल्टरनेटिव पाथवे। बिल्कुल, ये मैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो, पैथोजन हो, उससे एक्टिव हो जाता है अल्टरनेटिव पाथवे। तो ये भी ठीक है। तो ये कौन सा सही नहीं था, तो ये तीसरा सही नहीं है। बाकी इसको और डिटेल देख लेते हैं एक बार। ये क्लासिकल पाथवे है, लेक्टिन पाथवे है, ये अल्टरनेटिव पाथवे है। ये अल्टरनेटिव पाथवे का C3 कन्वर्टेज बनने का अपना ही मैकेनिज्म है। इसमें आपको फैक्टर F, फैक्टर D, फैक्टर P, ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है। फैक्टर D, B और D, F, P, ये सब मिलके C3 कन्वर्टेज बनाता है। और इस वाले में आपको C1Q, C1 कॉम्प्लेक्स में C1S ये सब होता है, C4, C2 ये सब मिलके आपका C3 कन्वर्टेज बनाता है, ठीक है ना। जबकि लेक्टिन में आपका MBL, MASP1, MASP2 होता है। तो हमें अभी क्लासिकल से अल्टरनेटिव का ही बताया गया था। तो डिफरेंट है C3 कन्वर्टेज बनाने का, इसका और इसका। और ये देखिए सभी में ये एक मैक4 बनता है, जो कि सेल को लाइसिस करने में हेल्प मिलता है। तो ये सब में ही है, कॉमन है। तो पहला ऑप्शन इसीलिए ठीक था। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आगे हम फिर इससे आगे बनाएंगे।